मैं राज बहादुर यादव आपका अपने चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस की क्लास के लिए पत्र लिख। वो चाहे आपके यूपी मेंस का हो, चाहे एमपी मेंस का हो, चाहे बिहार मेंस का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश मेंस का हो, चाहे उत्तराखंड मेंस का हो, सभी मेंस के एग्जामों के लिए ये आपका पत्र लेखन आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें उस कड़ी में हम लोग पत्र लेखन में आज लेके आए हैं आपके लिए प्रतिवेदन। क्या कौन सा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे? तो प्रतिवेदन आज का हमारा टॉपिक है। प्रतिवेदन अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता देंगे प्रतिवेदन किसे कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई सारे बच्चे, प्रतिवेदन किसे कहते हैं। शालवी पंत, जय हिंद सर, जय हिंद। तो शालवी बेटा ये बता देना कि क्लासेज आपको ये सारी चीजें विजिबल हैं, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग प्रतिवेदन को शुरू करते हैं। अगर प्रतिवेदन शब्द की बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चे? ये जो आपका प्रतिवेदन शब्द लिखा गया है किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है? एक प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, ये प्रतिवेदन किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है? अब यहाँ देखो सब वेद बता देंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे विद है। क्या है? विद है। ये विद क्या होती है आप बताएंगे? ये विद हमारी क्या है? धातु है। क्या है? विद हमारा क्या है? धातु है। और ये प्रति क्या है? तो आपका आंसर होगा प्रति हमारा उपसर्ग है। क्या है भाई? ये उपसर्ग है। तो प्रतिवेदन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जिसमें एक शब्द आपका प्रति है, दूसरा शब्द आपका विद है। विद आपकी क्या है? तो आप बताएंगे विद हमारी धातु है। और विद का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे विद का अर्थ होता है जानना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? जानना। या विद से आशय होता है जानकार से। किससे मेरे प्यारे बच्चे? कहते हैं शिक्षाविद। शिक्षा का जो जानकार है। प्रति आपका क्या है? तो मैंने आपको बताया ये प्रति शब्द आपका उपसर्ग है। ये दो शब्दों से मिलके प्रतिवेदन बना है। लास्ट में यहाँ पे अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे? अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर प्रतिवेदन की परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? प्रतिवेदन की अगर हम परिभाषा की बात करें, तो यहाँ पे परिभाषा नोट करिएगा। किसी किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु घटना व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु घटना के सोद्देश्य मतलब उद्देश्य सहित सूक्ष्म निरीक्षण उपरांत। कैसा निरीक्षण? सूक्ष्म निरीक्षण उपरांत। सूक्ष्म निरीक्षण उपरांत तैयार किया गया सूक्ष्म निरीक्षण उपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण वह संपूर्ण विवरण वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है।
प्रतिवेदन कहलाता है। जो उस व्यक्ति वस्तु घटना की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत करता है। उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत करता है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रतिवेदन अगर प्रश्नोत्तर शैली में कहा जाए तो प्रतिवेदन है। आप प्रश्न के रूप में अगर उत्तर लिखना चाहते हो, प्रतिवेदन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के स्वदेश सूक्ष्म निरीक्षण उपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण। आप जान लो, विवरण से यहाँ आशय है कोई भी रिपोर्ट होती है, उसी रिपोर्ट का जो है सार विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। जो उस व्यक्ति, वस्तु, घटना की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता भी परीक्षण प्रस्तुत करता है। उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की क्या थी बेटा? सीधे सीधे परिभाषा की बात है। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिवेदन के प्रमुख अंग या मुख्य तत्व क्या होते हैं? अगर प्रतिवेदन के मुख्य तत्व की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो प्रतिवेदन के प्रमुख अंग या प्रकार क्या है भैया? यहाँ अंग या प्रकार की बात करते हैं तो नंबर 1 में आता है आपका वस्तु परकता। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? वस्तु परकता। ये पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है मेरे प्यारे बच्चे। पहले आपको प्रतिवेदन के प्रमुख अंग या तत्व चाहिए। क्या चाहिए? प्रतिवेदन के प्रमुख अंग या तत्व कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना है। क्या बताना है भाई? प्रतिवेदन के प्रमुख अंग या तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ प्रतिवेदन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? जो उपयुक्त आपका विवेचन था बेटा, विवेचन के आधार पर प्रतिवेदन के कतिपय प्रमुख अंग या तत्वों का निर्देश किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे क्या कह रहा है? प्रकरण विशेष। प्रकरण विशेष वो कौन सी घटना घटित हुई है, वो कौन सी घटना घटित हुई है जिसके विषय में आपसे रिपोर्ट मांगा जा रहा है, रिपोर्ट एज ए प्रतिवेदन विशेष। दूसरे नंबर पे कह रहा है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे है मनोनीत या गठित जांचकर्ता या अध्ययनकर्ता। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अगर किसी रिपोर्ट को मांगा गया है तो उसके लिए किसी न किसी सदस्य को गठित किया जाएगा, 1-2 सदस्यों को गठित किया जाएगा और सदस्य के साथ साथ एक उसमें क्या होता है? अध्यक्ष भी रहेगा। क्या रहेगा? उसमें एक अध्यक्ष भी रहेगा। तीसरे पॉइंट पे कह रहा है निश्चित अवधि, कितने समय के भीतर की बात कर रहा है?
किसकी बात कर रहा है? कितने समय में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाना है। चौथा, अध्ययनकर्ता की अर्हता क्या है। जैसे आप जांच कराते हो किसी घटना की, आप सीबीआई जांच की मांग करते हो या उसको ऐसे ही जांच कराने के लिए कहा जाता है, तो आपके जो जज होते हैं, जजों की कमेटी या आईपीएस या आईएएस की कमेटी बना के उसकी जांच किया जाती है। तो उसकी अध्ययनकर्ता की अर्हता क्या है? प्रामाणिक साक्ष्य, कौन कौन लोग उसमें मिल रहे हैं भैया। और छठे पॉइंट पे आपका आता है अभिमत। किसी प्रतिवेदन के 6 अंग होते हैं, ये 6 चीजों को आपको देखना होता है। इन 6 चीजों के बिना आपका काम होने वाला नहीं है। ये 6 चीजें अगर आप कर ले जा रहे हो, पॉइंट वाइज इसको आप अगर कर दे रहे हो, तो आपका नंबर अपने आप मेंस में अच्छा मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट पे कह रहा है प्रतिवेदन के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। अगर अंग की हम बात कर रहे हैं भाई, इसमें पहला अंग वस्तुपरकता है, जो उसकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु के तरफ आपको जाना है। दूसरी, वो कैसा होना चाहिए? अस्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। तटस्थता और निष्पक्षता, आप तटस्थ होके और निष्पक्ष होके उसकी जांच कर रहे हैं, इसके विषय में लिखना है आपको। संक्षिप्तता, ये बहुत बड़ा नहीं, मतलब 5-7 पेज 10 पेज का कर दो, ये आपकी संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। संक्षिप्त होने के साथ साथ उसमें कैसा होना चाहिए? बैलेंस भी होना चाहिए, मतलब संतुलन भी होना चाहिए। और विशेष अनुशंसा भी, 6 पॉइंट आपके अंग में आते हैं, प्रतिवेदन के अंग में आते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चे, अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले प्रतिवेदन के कौन कौन से गुण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, हम इसके बारे में देख लेते हैं। अगर प्रतिवेदन के गुण और उसकी विशेषता की हम बात करते हैं, कोई भी प्रतिवेदन अपने आप में एक ऐसा स्वतः संपूर्ण दस्तावेज है। किसकी बात कर रहा है भाई? कोई भी प्रतिवेदन अपने आप में एक ऐसा स्वतः संपूर्ण दस्तावेज है जिसका मूल्य एवं महत्व केवल समसामयिक नहीं अपितु संबंधित क्षेत्र में सुदूर भविष्य तक भी स्वीकार किया जा सकता है। मतलब ये प्रतिवेदन आज की घटना के लिए, आज के ही लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए भी इसे संरक्षित किया जा सकता है। भारत सरकार प्रतिवर्ष विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर ही अपनी अर्थनीति, इसी प्रतिवेदन से भारत सरकार क्या कर रही है? अपनी अर्थनीति, शिक्षा नीति, सुरक्षा नीति, विदेश नीति आदि का निर्धारण करती है। और सोच लो भाई, अधिकारी के लिए एक प्रतिवेदन कितना महत्वपूर्ण है। आदि का निर्धारण करती है। संविधान को अनेक धाराओं और उपधाराओं की व्याख्या पुनर्व्याख्या विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से ही संभव हुई है। आपके जो संविधान थे उसमें जो संशोधन हुए हैं, जो व्याख्याएं अलग से बाद में की गई हैं, उन सब का स्रोत क्या है भाई? ये प्रतिवेदन ही है। प्रतिवेदन का उपर्युक्त महत्व देखते हुए उसमें कतिपय गुण विशेषताएं अपेक्षित हैं, जिनका यहाँ संक्षेप में विवेचन करने जा रहे हैं। तो चलिए विवेचन कर देते हैं भाई। इसका पहला चीज यहाँ क्या लिखा गया आपकी? हमने बताया निष्पक्षता होनी चाहिए इसमें। दूसरे पॉइंट पे स्पष्ट हो और इसकी क्या उपयोगिता है। ये तथ्यात्मकता, इसमें तथ्य होने चाहिए। इसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। इसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। विशेषज्ञता की छाप है। 7वें नंबर पे संक्षिप्तता और सुगठिता है। संक्षिप्त हो और सुसंगठित हो। एकान्वित अथवा विषय निष्ठता हो। तो भाई जिस विषय, जिस प्रकरण की बात की जा रही है, उस प्रकरण के संदर्भ में एकान्वित हो, एक ही तरफ लिखा गया हो और विषय निष्ठता हो। ये आपके क्या थे मेरे प्यारे बच्चे? ये प्रतिवेदन के कुछ प्रमुख जो है विशेषताओं से निकले हुए गुण हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन की प्रविधि एवं प्रस्तुति प्रक्रिया। आप प्रतिवेदन की प्रविधि आपकी लिखने की क्या है और इसकी आपकी प्रस्तुति प्रक्रिया कैसी आपकी है, ये आपके 8 पॉइंट दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रतिवेदन की प्रविधि एवं प्रस्तुति प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए?
प्रतिवेदन की प्रकृति आपकी एक विशिष्ट पृष्ठाकार होती है। कैसे होती है? पृष्ठाधार होती है। पृष्ठाधार से क्या आशय है? अगर आपने संधि पढ़ा था भाई, तो यहां पृष्ठधन आधार है। कैसा है? पृष्ठधन आधार है। इसकी प्रविधि कैसी होती है? पृष्ठाधार होती है। तो आगे नोट कर लेते हैं बेटा। अब देखो, प्रतिवेदन की अगर हम परिभाषा मूलतः जो शब्दों में लिखा मिलता है आपको, जो प्रतिवेदन आप लिखते हो उसके विषय में हम चल रहे हैं। अब यहां से आपके प्रतिवेदन की मूल चीजें शुरू हो रही हैं। परिभाषा की अगर बात करते हैं, प्रतिवेदन शब्द का निर्माण दो शब्दों के योग से हुआ है, जिसमें एक शब्द आपका क्या है, हमने बताया प्रति शुरू में, और दूसरा क्या है, विद है, जिसका तात्पर्य है सम्यक जानकारी। इस प्रतिवेदन का अगर आपसे सामान्यतः अर्थ पूछा जाए तो क्या बताओगे? इसका प्रतिवेदन का अर्थ होता है सम्यक जानकारी। इसे ही हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट की तरह नहीं लिखना इसको। बृहत हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना। किसकी बात कर रहा है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रतिवेदन क्या है? किसी घटना, कार्य योजना आदि के संबंध में छानबीन। क्या है भाई? छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण, जो किसी अधिकारी या सभा आदि के समक्ष प्रस्तुत करना हो। इस प्रकार यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी कार्य या विषय के विभिन्न तथ्यों के लेखे जोखों की प्रस्तुति होती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो, अर्थात अध्ययन दल। किसकी बात कर रहा है? अध्ययन करने वाला दल या समूह, जांच समिति या किसी आयोग द्वारा अध्ययन के किसी विशेष मामले में, जैसे किसी क्षेत्र में दंगा होने पर, किसी भी प्रकार के विवाद होने पर, महंगाई कम करने के उपाय पर, मिलावटखोरी की समस्या पर, दुर्घटना, अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति अथवा किसी विशिष्ट मामले इत्यादि के संबंध में प्रस्तुत विवरण या निष्कर्ष प्रतिवेदन कहलाता है। किसी कार्यालय अथवा संस्था में अनेक विषयों से संबंधित जो पूछताछ, जांच, अध्ययन या छानबीन की जाती है, उसका विवरण भी क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। शार्ट रूप में आपको हमने 4 परिभाषाएं दी हैं प्रतिवेदन की। कितनी परिभाषाएं दी हैं? शार्ट रूप में आपको कुल मिला के 4 परिभाषाएं दी गई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिवेदन में आगे आपको क्या मिलने वाला है, आगे देख लेते हैं भाई। किसी विद्यालय के स्तर पर जो विभिन्न कार्यक्रम, अगर कोई विद्यालय है बेटा, विद्यालय के स्तर पर जो विभिन्न कार्यक्रम, समारोह, निरीक्षण आदि होते रहते हैं, उनको पूरा हो जाने के बाद उनका जो क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है, यह भी क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। अब देखो, यहाँ छठे पॉइंट में दे रहा, प्रतिवेदन तैयार किए जाने के संबंध में किसी नियोक्ता, जिसे नियुक्त किया जाए। क्या भाई? नियोक्ता, नियुक्त किया गया, नियोक्ता द्वारा एक अधिकृत समिति, आयोग का गठन किया जाता है, जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर, हमने शुरू में ही बताया था, किसके भीतर बेटा? एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रश्नगत प्रकरण की जांच कर उसका प्रतिवेदन तैयार करता है और नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चरणों को निम्नवत देखा जा सकता है। नियोक्ता का मतलब यहाँ नियुक्त करने वाले से था। किससे था भाई? जो सदस्य या आयोग का गठन किया गया है जिसके द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? नियोक्ता कहते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? सर्वप्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या प्रसंग होना चाहिए। इसकी पहली प्रक्रिया क्या है भाई? तो यहाँ पे देखो, पहली प्रक्रिया में क्या कह रहा है? सर्वप्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट कारण या प्रसंग होना चाहिए जिसकी जांच किया जाना अपेक्षित तथा अपरिहार्य है। तो अपेक्षित तथा अनिवार्य है। दूसरे पॉइंट पे आता है, अगर अब प्रतिवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है आपने भाई, तो समिति का गठन करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप? यहाँ पे किसी ना किसी समिति का गठन करेंगे। इसका गठन नागरिकों, मीडिया, शासकीय सदस्यों, जनप्रतिनिधियों
इत्यादि की किसी घटना विशेष से जुड़ी मांग के आधार पर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार एक या अधिक सदस्यों को मिलाकर एक समिति या आयोग बनाया जाता है, जिसमें से एक अध्यक्ष तथा शेष किसके रूप में होते हैं, सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं। प्रकरण की विशिष्टता के अनुरूप जांच समिति के सभी सदस्यों की अर्हता तय की जाती है। कभी कभी कुछ विशिष्ट प्रकरणों के संदर्भ में ऐसी अर्हताएं पूर्व निर्दिष्ट होती हैं तथा कुछ तत्समय ही तय की जाती हैं। ये तो अर्हता से संबंधित थी भाई, उनकी योग्यता की बात की गई। अगले पॉइंट पे आएंगे, सार्वजनिक सूचना। यदि प्रकरण गोपनीय प्रकृति का हो तो वास्तविकता तथा, अगर किस प्रकरण का होगा गोपनीय रखने वाला होगा, तो गोपनीय प्रकृति का हो तो वास्तविकता तथा सत्यता के लिए संबंधित क्षेत्रों, वर्गों या विभिन्न विभागों में सूचना प्रेषित कर जांच प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका क्या है भैया, तथ्य का संकलन किया जाता है। इस प्रतिवेदन में क्या किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है। प्रकरण से जुड़े सभी अपरिहार्य पहलुओं से संबंधित समस्त बातों आधारों का गहनता से परीक्षण कर संबंधित तथ्य एकत्र किए जाते हैं। इनमें छानबीन, पूछताछ, तथ्यों का संकलन, घटना स्थल का दौरा, जरूरत पड़ती है भाई तो आप क्या करते हैं, घटना स्थल का दौरा कर लेते हैं। पूछताछ करके, छानबीन करके तथ्यों को क्या करते हैं, आप संकलित करते हैं। आप वहां पे आंखों देखी घटना रिपोर्ट की तरह तो भाई गवाहों से आप क्या करोगे, संपर्क करोगे, उनका बयान इत्यादि एकत्र कर लिपिबद्ध किया जाता है। इसे क्या कर लिया जाता है भाई, एकत्र करके लिपिबद्ध मतलब लिख लिया जाता है। इसी जांच के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रमाणों के आधार पर ही घटनाक्रम की सभी कड़ियों को जोड़ा जाता है तथा उनसे तार्किक निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। भाई अगर घटनाक्रम को आपने जोड़ लिया तो उससे तर्क सहित आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसके उपरांत एक निश्चित प्रारूप पर समस्त विवरण तैयार कर प्रतिवेदन संबंधित नियोक्ता को सौंप दिया जाता है। तो जिसने नियुक्त किया था वो कमेटी बेटा, अध्यक्ष और सदस्य वाली, उसे इन सारी चीजों को अध्यक्ष प्लस सदस्य मिलके क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। आवश्यक होने पर इसमें जांच दल द्वारा सुझाव इत्यादि भी दिए जाते हैं। तो जो घटना का विवरण था भाई, घटना का विवरण तो दिया ही दिया, उसके बाद उस पर क्या सुझाव दिया था ये भी उस अध्यक्ष और सदस्यों को द्वारा दे दिया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रतिवेदनों को या तो उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाता है अथवा रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। दो चीजें यहाँ पे हैं भाई, प्रतिवेदन को किसके पास, या तो उच्च अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा या तो रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित कर दिया जाता है अथवा समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। इसके बाद प्रतिवेदन को और कहाँ भेज सकते हैं आप भाई, समाचार पत्रों में छपने के लिए या पत्रिका में प्रकाशन करने के लिए इसको भेज दिया जाता है। इनके आधार पर भावी कार्यक्रमों को बनाने में सहायता मिलती है। प्रतिवेदन तैयार करते समय उसके सदस्यों का यह भी गंभीर दायित्व होता है कि वे प्रकरण की जांच समग्रता तथा वस्तुनिष्ठता के आधार पर करें। कैसे करें बेटा, जांच समग्र होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी चाहिए। अच्छे प्रतिवेदन के संबंध में निम्न विशेषताओं को व्यवहारित किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं भाई, नंबर 1 करके यहां देखो, प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय कम से कम शब्दों में संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। जो घटना आपके समक्ष घटित हुई है, जिसकी आप जांच करने जा रहे हो भाई, जिसके लिए आपको अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय कम से कम शब्दों में संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं का उसमें क्या करेंगे, आप उल्लेख करेंगे। दूसरे पॉइंट पे कह रहा है इसमें तिथि, स्थान, प्रतिभागियों, शामिल व्यक्तियों के नामोल्लेख तथा घटनाओं का क्रमवार विवरण होना चाहिए। 21 तारीख को और किस स्थान पे है, कौन कौन इसमें प्रतिभाग या शामिल हुआ है, व्यक्तियों के नामोल्लेख तथा घटनाओं का विवरण क्रम से दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है प्रतिवेदन
यह किसी विशिष्ट प्रकरण से संबंध होना चाहिए। जब तक विशिष्ट प्रकरण नहीं होगा तब तक प्रतिवेदन वहां पे नहीं होगा। चौथा पॉइंट कह रहा है आपका, इससे जुड़ी समस्त जांच प्रक्रिया तथा उसके निष्कर्ष और सुझाव प्रासंगिक होने चाहिए, उसी प्रसंग के अनुसार होने चाहिए जो प्रसंग आपको जांच के लिए मिला हुआ है। अन्यत्र से जोड़ के उस पे घटनाओं पे उसमें अनावश्यक रूप से इस प्रकरण को बड़ा नहीं करना है। पांचवा पॉइंट आपका कह रहा, प्रतिवेदन में मंतव्य, निष्कर्ष और संस्तुति होना आवश्यक है। प्रतिवेदन में क्या होना चाहिए, आपका मत क्या है, आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, आपने उसकी संस्तुति किस प्रकार किया हुआ है। छठा पॉइंट, यह प्रकरण पर केंद्रित, निष्पक्ष तथा पूर्वग्रह रहित होना चाहिए। ऐसा ना हो भाई प्रकरण से केंद्र के बिंदु से आप बाहर जाके इसकी जांच कर रहे हो। जांच कर रहे हैं तो भले आपका पड़ोसी ही हो, लेकिन वो क्या हो, आपका निष्पक्ष होना चाहिए। पता लगा आपसे पड़ोसी से दुश्मनी है, पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं, तो उस पूर्वाग्रह को आप इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 7वें नंबर का पॉइंट आपका कह रहा है, इसमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। आपको अनावश्यक विस्तार, मैंने शुरू में ही बताया, विस्तार आपको नहीं करना है, टू दी पॉइंट इस प्रतिवेदन को तैयार करना होता, अन्यथा प्रकरण से भटकने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर थोड़ा सा इसे लंबा विस्तार करने का प्रयास करेंगे तो आप किससे, जो प्रकरण आपको दिया है उस प्रकरण से क्या हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे, विरत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। 8वें पॉइंट पे आपका प्रतिवेदन में कहा जा रहा है, प्रतिवेदक को घटनाक्रम तथा उससे जुड़ी सभी पहलुओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सभी जानकारी होनी चाहिए। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ेंगे बेटा, प्रतिवेदन का इसका महत्व क्या होता है। क्या होता है प्रतिवेदन का महत्व, आइए देख लेते हैं प्रतिवेदन का महत्व क्या है। प्रतिवेदन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक प्रतिवेदन प्रायः किसी संस्था द्वारा, अब यहां देखो भाई, औपचारिक प्रतिवेदन क्या होता है, किसी संस्था अथवा उच्चाधिकारी के आदेशानुसार किसी विशेष प्रकरण से जुड़े होते हैं, जिसमें निष्कर्ष, सुझाव तथा संस्तुति इत्यादि शामिल होती हैं। कभी कभी किसी दुर्घटना इत्यादि के संदर्भ में इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाती है, अतः उनकी निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती जाती है। अनौपचारिक प्रतिवेदन प्रायः नागरिक जीवन अथवा किसी विद्यालय इत्यादि में आयोजित होने वाले किसी कार्यक्रम इत्यादि से संदर्भित होते हैं, जिसमें सुझाव अथवा संस्तुतियों की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि उसमें कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। अनौपचारिक और औपचारिक में आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अनौपचारिक जो होता है वो कहाँ पे, विद्यालय में या कोई क्षेत्रीय कार्यक्रम हो रहा है तो उसके संदर्भ में एक आयोजन के रूपरेखा तैयार किया जाता है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। भाई अनौपचारिक रूप में किसी संस्था के द्वारा, किसी उच्चाधिकारी के द्वारा किसी विशेष प्रकरण पे जो जांच कराई जाती है, उसका जो रिपोर्ट आप प्रस्तुत करते हैं, उससे भी हम क्या कहते हैं, औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, प्रतिवेदन का प्रारूप कैसा होता है। प्रतिवेदन का आपका प्रारूप कैसा होता है। अगर एक प्रतिवेदन आपको लिखने के लिए कह दिया जाए भाई इसका प्रारूप आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आप यहां क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, विषय लिखेंगे। अब विषय में किस विषय में लिख रहे हैं भैया, अगर किसी मलिन बस्ती के विषय में लिखना है, किसके विषय में, मलिन बस्ती स्थित मलिन बस्ती, कौन सी मलिन बस्ती थी, मलिन बस्ती का संख्या होता है 1 2 3 4 5, तो संख्या का उल्लेख कर देंगे। ये विषय में आप लिख रहे हो भाई, उसके बाद के संबंध में
के संबंध में जांच की प्रतिवेदन रिपोर्ट, जांच की प्रतिवेदन रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद आप क्या करेंगे, यहां पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद आप जांच विवरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, जांच विवरण। जांच विवरण समिति द्वारा, जो समिति बनी है बेटा, समिति द्वारा आप लिखना शुरू करेंगे। जो आपको लिखना है इसमें आपने लिख दिया, यहां पूर्ण विराम लगा दिया। फिर अगर आपको ज्यादा लिखने की जरूरत है तो आप दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे। क्या करेंगे भाई, दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे। दूसरे के बाद अगर जरूरत पड़ी तो तीसरा पॉइंट शुरू करेंगे। तो ये तीसरा पैराग्राफ हो गया भाई। तीसरा पैराग्राफ जहां पे आप समाप्त करेंगे या दूसरा पैराग्राफ जहां पे आप समाप्त करेंगे, हर जगह आपके पूर्ण विराम का चिन्ह लगा होना चाहिए। किसका चिन्ह लगा होना चाहिए, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा होगा। इसके बाद आपका क्या होगा भाई, एक पॉइंट यहां इसी के जस्ट नीचे अभिमत का होगा। क्या होगा, अभिमत का होगा। इसके बाद समिति का मत है कि, यहां पे क्या लिखेंगे, समिति का मत है कि। क्या मत है उसके विषय में आप लिख दिए। इसके बाद आपका क्या होगा, निष्कर्ष होगा। इसके बाद वाले पॉइंट में आपका क्या होगा भाई, निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि, निष्कर्ष पर पहुंची है कि। जिस निष्कर्ष पे पहुंची है पूरा यहां पे आपने क्या कर दिया, निष्कर्ष दे दिया। इसके बाद आपका नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे सुझाव का। सुझाव में क्या लिखेंगे, समिति द्वारा, समिति द्वारा इसके संबंध में, इसके संबंध में आवश्यक सुझाव है। आवश्यक सुझाव यह है कि जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं यहां पे आपने लिख दिया। और लिखने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे भैया, सभी जगह अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। अब इसके बाद आपका क्या रह जाता है बेटा, सदस्य। किसकी बात करते हैं भाई हम, सदस्य की बात करते हैं। तो सदस्य क्या क्या होता है, यहाँ पे हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर के जस्ट नीचे नाम होगा। नाम के जस्ट नीचे क्या होगा, दिनांक होगा। अगर दूसरा भी कोई सदस्य है उसका भी इसी तरह से सदस्य नंबर 2 करके, सदस्य नंबर 2, ये सदस्य नंबर 1 हो गया। और इसी के नीचे आपका अध्यक्ष भी आ जाएगा भाई। अध्यक्ष में भी क्या रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा और क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, दिनांक रहेगा। 1 पॉइंट होंगे यहाँ। ये अध्यक्ष वाला कॉलम लास्ट में सबसे कोने पे रहेगा बेटा। यहाँ जगह थोड़ा सा दिक्कत थी इसलिए हमने यहीं पे नोट कर दिया है। तो भैया ये तो रहा प्रतिवेदन का क्या है भाई, प्रारूप है। ये प्रतिवेदन का प्रारूप बन के आपका तैयार हो गया है बच्चों। अब इस प्रतिवेदन के प्रारूप को आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इस प्रतिवेदन के प्रारूप पे ही आपको एक प्रतिवेदन दे दिया जा रहा है। इस प्रतिवेदन का उदाहरण है भाई
इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इस प्रतिवेदन के उदाहरण में क्या है। प्रतिवेदन का उदाहरण है दिनांक 10 दिसंबर 2013 को वित्त कार्मिक श्री काखागा पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए श्री टाठाडा की अध्यक्षता में गठित सदस्यीय 3 समिति ने प्रश्नगत प्रकरण की संपूर्ण जांच की है। इस संबंध में समिति द्वारा गहन छानबीन करके निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण संबंधी जांच का विवरण निम्नवत है। तो भाई अब यहाँ पे जांच का विवरण में हमने क्या बताया, 1 2 3 की बात की थी, 1 2 3 हो गए आपके भाई, दूसरे नंबर पे है, ये आपका तीसरे नंबर का है, 3 पॉइंट हो गए। फिर अभिमत आपका क्या था, समिति का मत है वित्त कार्मिक श्री काखागा के विरुद्ध ऐसे पुष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं कि प्रश्नगत आरोपों को सत्य कहा जाए। प्रतीत होता है कि उक्त आरोप दुर्भावनावश लगाए गए हैं। इस संबंध में समीचीन है कि ऐसे शिकायती कर्ताओं के खिलाफ भी कार्यवाही किया जाना उचित होगा, जिससे ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों का मनोबल और शासकीय दायित्व अनुपालन दुष्प्रभावित न हो। इसके बाद अभिमत के बाद आप निष्कर्ष पे क्या पहुंचे हुए भाई, निष्कर्ष लिख दिए। समिति इससे निष्कर्ष पहुंची है कि वित्त कार्मिक श्री काखागा निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः निराधार भी हैं। उन पर किसी प्रकार का आरोप पुष्ट नहीं होता और उनकी छवि एक कर्तव्यनिष्ठ शासकीय कार्मिक की है। निष्कर्ष के बाद आपको हमने बताया सुझाव, आप इस पे क्या देना चाहते हैं। तो समिति द्वारा इस संबंध में आवश्यक सुझाव यह है कि शासकीय कार्मिकों के प्रति आने वाली शिकायतों में शिकायतकर्ताओं को शपथ पत्र देने के लिए कहा जाए, जिससे निराधार आरोप लगाने वाले हतोत्साहित हो तथा शिकायतों को असत्य पाए जाने की दशा में उन पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं मानहानि का मुकदमा दर्ज किए जाने की कार्यवाही की जाए। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, सदस्य है, सदस्य संख्या है और लास्ट में अध्यक्ष हो जाएगा बेटा। यहाँ सदस्य क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, यहाँ अपना नाम लिखेगा, यहाँ किस दिनांक की बात की गई है, यहाँ पे भी सदस्य हस्ताक्षर करेगा तथा दूसरा सदस्य है बेटा, यहाँ दिनांक लिखेगा। इसी तरह से अध्यक्ष, हस्ताक्षर, टाठा डाढ़ा, ये नाम हो गया आपका, दिनांक हो गया। इस तरह से अगर आप प्रतिवेदन लिखते हैं तो आपके प्रतिवेदन का जो फॉर्मेट होता है, जो आयोग का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमने आपको बताया हुआ है, इसको देख डालिएगा। एक टॉपिक आपका शेष रह गया है बेटा, उस टॉपिक को कल खत्म करा देंगे तो आपकी इस मेंस की भी क्लास पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।